द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड व्हेन चेंज हैपेंस। ये लाइंस है फेमस इन्वेस्टर पीटर लिंच की। इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी वेल्थ अक्सर स्पेसिफिक स्टॉक्स चूज करने से नहीं, बल्कि मेजर ट्रेंड चेंजेस या स्ट्रक्चरल शिफ्ट को जल्दी आइडेंटिफाई करने से बनती है। पर ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट एग्जैक्टली होता क्या है? स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स वो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं जो इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, नए मार्केट लीडर्स क्रिएट करते हैं और वेल्थ क्रिएशन के नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था अर्ली 2000 में, जब इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में एक मेजर शिफ्ट आया और कस्टमर्स ग्रेजुअली पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ मूव करने लगे। इस प्राइवेट बैंकिंग ट्रेंड को जल्दी पहचानने वाले इन्वेस्टर्स ने HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बिजनेसेस के थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएशन देखी थी। इसी तरह लेट 1990s में ग्लोबल IT आउटसोर्सिंग की वेव ने इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनीज को इंडियन स्टॉक मार्केट के बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स में शामिल कर दिया। इन दोनों एग्जाम्पल्स में कॉमन फैक्टर स्टॉक नहीं था, कॉमन फैक्टर था एक पावरफुल स्ट्रक्चरल ट्रेंड, और इसी पर हमारा आज का वीडियो बेस्ड है। आज हम 3 ऐसी कंपनीज डिस्कस करेंगे जो इंडिया के 3 बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट से डायरेक्टली बेनिफिट कर रही हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर और फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। इस वीडियो का एनालिसिस मैंने काफी डीप रिसर्च के बाद तैयार किया है। अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं होता है कि अगला मल्टीबैगर्स कौन सा स्टॉक होगा। सवाल ये होता है कि इन लॉन्ग टर्म चेंजेस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट किन बिजनेसेस को मिल सकता है। और इसी वजह से आज के वीडियो में हम 3 ऐसी कंपनीज डिस्कस करने वाले हैं जो इंडिया के 3 बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट से डायरेक्टली बेनिफिट कर रही हैं। हम इनके बिजनेस मॉडल्स, ग्रोथ ड्राइवर्स और इन्वेस्टमेंट थीसिस को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं सबसे पहली कंपनी से, जो है फार्मा सेक्टर से, और स्टॉक है ल्यूपिन। पिछले कुछ सालों में इंडिया फार्मा सेक्टर में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। मार्केट ग्रेजुअली उन फार्मा कंपनीज को रिवॉर्ड कर रहा है जो सिंपल जेनेरिक मेडिसिन से आगे बढ़कर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स और स्पेशलिटी सेगमेंट्स में अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर रही हैं। और इसी ट्रांजिशन का एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ल्यूपिन। ज्यादातर इन्वेस्टर्स ल्यूपिन को एक ट्रेडिशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी के रूप में देखते हैं, लेकिन कंपनी के बिजनेस को डिटेल में देखें तो आज ल्यूपिन सिर्फ मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी नहीं है। कंपनी का फोकस रेस्पिरेटरी थेरेपीज, कार्डियोवैस्कुलर प्रोडक्ट्स, डायबिटीज ट्रीटमेंट, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स और स्पेशलिटी मेडिसिन जैसे हायर वैल्यू सेगमेंट्स पर बढ़ता जा रहा है। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक जेनेरिक फार्मा बिजनेस में कंपटीशन काफी इंटेंस होता है। अगर एक ही मेडिसिन को मल्टीपल कंपनीज बना रही है तो इवेंचुअली प्राइस वॉर शुरू हो जाता है और मार्जिन्स प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में सिचुएशन अलग होती है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज और ईयर्स ऑफ रिसर्च की जरूरत होती है। इसी वजह से एंट्री बैरियर्स भी हायर होते हैं और सक्सेसफुल कंपनीज बेटर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पाती है। ल्यूपिन पिछले कुछ सालों से इसी डायरेक्शन में अपना बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर रहा है और इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी क्लियरली नजर आता है। अगर हम कंपनी के नंबर्स देखें स्कैनेक्स में तो FY23 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 16,800 करोड़ था। FY26 एस्टिमेट्स के हिसाब से ये फिगर 27,000 करोड़ के ऊपर पहुंच रहा है। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ से भी ज्यादा इंप्रेसिव है प्रॉफिटेबिलिटी का इंप्रूवमेंट। FY23 में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 10% के आसपास था। FY 2026 एस्टिमेट के हिसाब से ये मार्जिन लगभग 28% तक पहुंच रहा है। ये इम्प्रूवमेंट किसी टेम्पररी फैक्टर की वजह से नहीं आई है, ये कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स और बिजनेस क्वालिटी इंप्रूव होने का रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट भी FY 2023 के 448 करोड़ से बढ़कर FY 2026 में 5,300 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। यानी अर्निंग्स ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से काफी फास्ट रही है। और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अक्सर वही कंपनीज करती हैं जहां अर्निंग्स ग्रोथ सेल्स ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करने लगती है। वैल्यूएशन की बात करें तो ल्यूपिन लगभग 19 के PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है और पीयर कंपैरिजन में कंपनी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स में से एक रिपोर्ट कर रही है। फिर भी वैल्यूएशन एक्सेसिवली स्ट्रेच नहीं लगती है। कंपनी के बैलेंस शीट पे काफी हेल्दी नजर आती है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ
0.27% है, ROE लगभग 19% के आसपास है और इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप भी काफी स्ट्रॉन्ग है। FIIs और DIIs मिलकर कंपनी का लगभग आधा हिस्सा होल्ड करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट स्टोरी की तरह यहाँ भी रिस्क है। US FDA ऑब्जर्वेशंस, रेगुलेटरी अप्रूवल्स में डिलेज, प्राइसिंग प्रेशर और हेल्थ केयर रेगुलेशंस फ्यूचर ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर इनहेरेंटली रेगुलेटरी ड्रिवन सेक्टर है और इन्वेस्टर्स को इस रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बिगर पिक्चर देखें तो ल्यूपिन की इन्वेस्टमेंट थीसिस सिर्फ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की थीसिस नहीं है, ये एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। एक ऐसी कंपनी की स्टोरी है जो लो मार्जिन कंपटीशन से ग्रेजुअली हायर वैल्यू सेगमेंट्स की तरफ मूव कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रही है और अर्निंग्स ग्रोथ के थ्रू अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने की पोजीशन में नजर आती है। और इसी वजह से ल्यूपिन सिर्फ एक फार्मा कंपनी नहीं, बल्कि इंडिया के हेल्थ केयर अपग्रेड और स्पेशलिटी फार्मा ट्रांजिशन का एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है। चलिए अब चलते हैं सेकंड कंपनी की तरफ, लेकिन कंपनी का नाम जानने से पहले स्ट्रक्चरल शिफ्ट को समझते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में इंडिया में क्रोर्स ऑफ नए डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए, रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच चुकी है, म्यूचुअल फंड SIP इनफ्लोस कंटिन्यूअसली नए हाइज बना रहे हैं, SME लिस्टिंग्स का इकोसिस्टम रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है और कैपिटल मार्केट्स ग्रेजुअली इंडियन इकोनॉमी का एक इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये सारे ट्रेंड्स अलग अलग स्टोरीज नहीं है, ये एक ही स्ट्रक्चरल शिफ्ट के इंडिकेटर्स हैं और वो है इंडिया की फाइनेंस स्टोरी। और इस शिफ्ट का एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी कंपनी है जो है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है जिसका काम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, ब्रोकर्स और लिस्टेड कंपनीज के लिए एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करना है। हिस्ट्री ने बार बार प्रूव किया है कि प्लेटफॉर्म बिजनेसेस दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस मॉडल में से एक हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है ऑपरेटिंग लेवरेज। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ग्रो करने के लिए नए प्लांट्स और मशीनरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस में एक बार टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश हो जाए तो एडिशनल ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने की कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। इसी वजह से जब ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ते हैं तो प्रॉफिट्स रेवेन्यू से भी फास्टर पेस पर ग्रो कर सकते हैं। और इसी वजह से BSE की स्टोरी एक स्टॉक एक्सचेंज की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की फाइनेंशियल स्टोरी पर एक डायरेक्ट बेट है। चलिए अब देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्कैनिक्स में। FY 2023 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 954 करोड़ था। FY 2026 एस्टिमेट्स के हिसाब से ये फिगर 4800 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है, लेकिन एक्चुअल स्टोरी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ है। FY 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 200 करोड़ के आसपास था, जो FY 2026 एस्टिमेट्स के हिसाब से 2400 करोड़ से ऊपर पहुंच रहा है। यानी प्रॉफिट्स रेवेन्यू से काफी ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहे हैं, जो ऑपरेटिंग लेवरेज का डायरेक्ट रिजल्ट है। कंपनी के मार्जिन्स भी इसी ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। FY 2023 में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 33% था, जबकि FY 2026 एस्टिमेट्स के हिसाब से ये 64% के आसपास पहुंच रहा है। बहुत कम बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां स्केल बढ़ने के साथ प्रॉफिटेबिलिटी इतने ड्रामेटिकली इंप्रूव होती है। एक्सचेंज बिजनेसेस उन रेयर कैटेगरीज में से एक होते हैं। अब कंपनी के बैलेंस शीट देखते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, डेट टू इक्विटी 0 के आसपास है, ROE लगभग 29% और ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34% के आसपास है, जो इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर कैपिटल को एफिशिएंटली डिप्लॉय कर रही है। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी काफी हेल्दी बनी हुई है, जो लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हर स्ट्रॉन्ग बिजनेस के साथ एक चैलेंज भी होता है और BSE के केस में वो चैलेंज है वैल्यूएशन। कंपनी लगभग 70 के PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, जो ट्रेडिशनल वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चीप नहीं माना जाता है। इसी वजह से BSE की इन्वेस्टमेंट थीसिस करंट अर्निंग्स से ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ पर डिपेंड करती है। अगर इंडिया अगले 5 से 10 सालों में फाइनेंशियल सेविंग से इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कंटिन्यू करता है, कैपिटल मार्केट्स और डीपन होते हैं, SME इकोसिस्टम और एक्सपैंड होता है और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन कंसिस्टेंटली ग्रो करती है, तो एक्सचेंज बिजनेसेस डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट्स कैप्चर
कर सकते हैं। और इसी वजह से BSE इंडिया की फाइनेंशियल स्टोरी पर एक डायरेक्ट बेट है, जहां मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ने के साथ साथ बिजनेस की इकोनॉमिक्स और भी पावरफुल हो सकती हैं। स्टॉक नंबर 3 में जाने से पहले धन के एक स्पेशल फीचर के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो धन पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जिसे हम कहते हैं स्टेप अप SIP, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे काम करता है, अगर आप 5,000 की SIP आज से स्टार्ट करते हैं तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हर साल ये अमाउंट ऑटोमेटिकली कितना इंक्रीज होगा, आइदर परसेंटेज बेसिस पे या फिक्स्ड अमाउंट बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5,000 से SIP स्टार्ट की, फिर ये 5,500 हो सकता है, फिर 6,000 एंड सो ऑन। इससे आपको मैनुअली SIP अमाउंट चेंज नहीं करना पड़ता और जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो होगी, इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली स्केल होते रहेंगे, जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में काफी मीनिंगफुल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस फीचर को एक्सप्लोर नहीं किया है तो ये फीचर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ धन में और भी बहुत से इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जैसे कंडीशनल SIP। इसमें आप अपनी SIP को स्पेसिफिक मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर ऑटोमेट कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट किसी सर्टेन परसेंटेज तक डिप करे या कोई प्राइस कंडीशन ट्रिगर हो, तब SIP एग्जीक्यूट हो सकती है। इसका आइडिया ये है कि आप फिक्स डेट इन्वेस्टिंग के साथ साथ मार्केट कंडीशंस को भी स्ट्रैटेजिकली यूज कर सकते हैं विदाउट मैन्युअली ट्रैक किए। चलिए अब चलते हैं अपनी थर्ड कंपनी की तरफ, जो है वॉरी एनर्जीज। वॉरी एनर्जीज की स्टोरी को समझने के लिए पहले एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर करते हैं। जब भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है, लोग सोलर पार्क्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और क्लीन एनर्जी टारगेट्स की बात करते हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम का एक इक्वली इम्पोर्टेंट हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग भी है। क्योंकि अगर किसी देश को एनर्जी ट्रांजिशन के लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी बनना है तो सिर्फ सोलर पावर कंज्यूम करना काफी नहीं है, उसे सोलर इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग करना आना चाहिए। और यहीं पर वॉरी एनर्जीज की स्टोरी शुरू होती है। इंडिया ने अगले कुछ सालों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन के बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट किए, लेकिन इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए लाखों सोलर पैनल्स की जरूरत होगी। कई सालों तक ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन लार्जली चाइना डोमिनेटेड रही है। इसी वजह से दुनिया भर के कंट्रीज ग्रेजुअली अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉरी इसी ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकती है। कंपनी का कोर बिजनेस सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन वॉरी को सिर्फ एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर के रूप में देखना शायद उसकी स्टोरी को ओवर सिंप्लीफाई करना होगा। रियलिटी में कंपनी रिन्यूएबल वैल्यू चेन में अपनी प्रेजेंस कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट्स और इंटीग्रेटेड सोलर इकोसिस्टम बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी वॉरी को सिंपल कमोडिटी मैन्युफैक्चरिंग से अलग पोजीशंस देती है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक चैलेंज ये भी होता है कि डिमांड साइकिल्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेस परफॉर्मेंस को स्लाइटली इम्पैक्ट कर सकती है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स को सिर्फ इंडस्ट्री ग्रोथ देखकर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। जरूरी ये है कि कंपनी उस ग्रोथ को प्रॉफिटेबल अर्निंग्स में कन्वर्ट कर पा रही है या नहीं। और वॉरी के नंबर्स इसी डायरेक्शन में एक इंटरेस्टिंग पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। FY 2023 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 6,860 करोड़ था। FY 2026 एस्टिमेट्स के हिसाब से रेवेन्यू 26,537 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है, यानी 3 सालों में रेवेन्यू नियरली 4 टाइम्स ग्रो करने का एस्टिमेट है। लेकिन स्टोरी सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ की नहीं है। FY 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 5,000 करोड़ था। FY 2026 एस्टिमेट्स के हिसाब से ये फिगर 3,858 करोड़ तक पहुंच रहा है। इसका मतलब अर्निंग्स ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से भी फास्टर पेस पर ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं। FY 2023 में ऑपरेटिंग मार्जिन्स लगभग 12% थे, जो FY 2026 एस्टिमेट्स के हिसाब से 21% के आसपास पहुंच रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मार्जिन एक्सपेंशन काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी स्केल के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव कर पा रही है। कंपनी की बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.13 के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20% रिपोर्ट हो रहा है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में एग्रेसिवली एसेट्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपैंड की है। टोटल एसेट्स FY 2023 के 7,420 करोड़ से बढ़कर FY 2026 एस्टिमेट्स में 30,000 करोड़ के ऊपर पहुंच रहे हैं, जो ऑनगोइंग एक्सपेंशन को इंडिकेट करता है। अब एक बार वैल्यूएशन की बात करते हैं।
वैल्यूएशन की बात करें तो वॉरी एनर्जीज 23 के पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। जब इस वैल्यूएशन को कंपनी की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ के साथ कंपेयर किया जाता है तो स्टॉक काफी इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव लग सकता है। यही वजह है कि रिन्यूएबल एनर्जी थीम में वॉरी पर काफी नजर बनी हुई है, लेकिन रिस्क को इग्नोर करना भी यहाँ एक गलती हो सकती है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पॉलिसी सपोर्ट, ग्लोबल कंपटीशन और रॉ मटेरियल इकोनॉमिक्स से हेवीली इन्फ्लुएंस रहती है। अगर प्राइसिंग प्रेशर बढ़ता है या इंडस्ट्री सप्लाई डिमांड बैलेंस टेम्परेरी भी डिस्टॉर्ट होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अगर बिगर पिक्चर देखें तो वॉरी की इन्वेस्टमेंट थीसिस सोलर पैनल्स की थीसिस नहीं है, ये इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन की थीसिस है। अगर अगले 10 सालों में इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एग्रेसिवली एक्सपैंड करता है और साथ ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करता है तो वॉरी जैसे बिजनेसेस उस ट्रेंड के डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकते हैं। और इसी वजह से वॉरी को सिर्फ एक सोलर स्टॉक के रूप में देखना शायद उसकी एक्चुअल अपॉर्चुनिटी को अंडर एस्टिमेट करना है। ये असल में इंडिया की क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पर एक लॉन्ग टर्म बेट है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों कंपनीज में एक कॉमन फैक्टर नजर आएगा। ल्यूपिन हेल्थ केयर सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन से बेनिफिट कर रही है, बीएसई इंडिया की फाइनेंस स्टोरी का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है और वॉरी रिन्यूएबल एनर्जी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन के सेंटर में पोजीशनड है। यानी इन्वेस्टमेंट थीसिस किसी एक क्वार्टरली रिजल्ट या शॉर्ट टर्म ट्रिगर पर बेस्ड नहीं है। ये तीनों बिजनेसेस को पीछे से एक लार्जर स्ट्रक्चरल ट्रेंड सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स आइडेंटिफाई करना इन्वेस्टिंग का सिर्फ पहला स्टेप होता है। कंपनी का एग्जीक्यूशन, वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो में जो मैंने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं वो कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, इसे आप एक एजुकेशनल वीडियो की तरह ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगी हैं तो कॉमेंट्स में अपने इनपुट जरूर दीजिएगा एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द next video. Till then, bye bye. Take care. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.